नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तो साथियों, मैं देख रहा था कि अधिकतर फ़ोन आ रहे थे विद्यार्थियों के या मैसेज भी आ रहे थे या पूछने का प्रयास किया जा रहा था कि सर हिंदी में किसकी तैयारी करें, क्योंकि जब तक वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की वैकेंसी नहीं आई थी तब तक जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे वह तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे थे, और जिन लोगों का लक्ष्य व्याख्याता था वो व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी आती है तो जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे वह विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि व्याख्याता की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, तो क्यों न जब तक व्याख्याता की भर्ती आती है तब तक हम वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर लें। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। न केवल अपना मत व्यक्त करूँगा, मैं अपना किसी प्रकार का कोई मत व्यक्त नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा कि किस विद्यार्थी को किसकी तैयारी करनी चाहिए, किस विद्यार्थी को किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से विद्यार्थियों को व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी को वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये रहेगी कि मैं आज वरिष्ठ अध्यापक का अंक विभाजन करूंगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मैं वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता में जो अंकों का विभाजन रहेगा, जो अंतर रहेगा, वह अंतर बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड ग्रेड आएगी वो भी हिंदी है, ठीक है, हिंदी तो है, हम हिंदी की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ जी सेकंड ग्रेड, हाँ ठीक है जी, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेंगे, ठीक है जी, वही तो सिलेबस है, 80% तो वही है, 70% तो वही है, हाँ 80% वो सेम है, वही तो व्याकरण है, हाँ ठीक है, वही तो काव्य शास्त्र, ठीक है, वही तो 9 से 12 की किताबें हैं, हाँ ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेंगे, इसकी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। एक जैसा पाठ्यक्रम होना और न होना ये दोनों बातें हैं। और एक जैसा पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है दोनों का, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों में, और अगर अंतर है तो क्या अंतर है, उस अंतर को पहचानना है। अगर दोनों की तैयारी करनी है तो किस तरीके से करनी है। ऐसा नहीं कि एक जैसा करके करेंगे तो वो वाली स्थिति हो जाएगी कि न इधर के रहे और न उधर के रहे। अगर दोनों की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी एक रणनीति बनानी होगी कि हमें दोनों की तैयारी किस प्रकार करनी है। वह रणनीति भी मैं बताने का प्रयास करूंगा किस तरह से। और दूसरा, दोनों में अंतर क्या है। अंतर हम कहते हैं 70%। और 70% का मतलब यह होगा कि 30% बाहर है। 30% अंतर होने का मतलब तो बहुत होता है। 1% अंकों से तो विद्यार्थी रह ही जाता है। तो वो 30% क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि जिनकी एमए नहीं है, ठीक है, उनकी तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। उनको तो ध्यान ही है कि उन्होंने तो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करनी है। और उसमें भी जिनका विषय स्ट्रोंग है, जीके की बजाय जिनका सब्जेक्ट, जिनकी हिंदी अच्छी है, उन लोगों को सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए। वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या तो एमए वालों की आ रही है। वैसे है भी अधिकतर एमए बीएड है। अब जो एमए बीएड है वो थोड़ा विचलित हो रहे हैं कि हम किसकी तैयारी करें। तो मैं यहाँ पहले तो अंक विभाजन करूंगा, दोनों का अंक विभाजन करूंगा कि किसका क्या क्या आएगा। जैसे वरिष्ठ अध्यापक में और व्याख्याता में क्या अंतर है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वरिष्ठ अध्यापक में किस बिंदु से कितने प्रश्न आते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, 2011 से लेकर 2011 में किस बिंदु से कितने प्रश्न आए थे, 2012 में किस बिंदु से कितने प्रश्न आए थे, 2013 में किस बिंदु से कितने प्रश्न आए थे, 2016 में किस बिंदु से कितने प्रश्न आए थे, और 2017 में किस बिंदु से कितने प्रश्न आए थे। और इन सब बिंदुओं को देखकर हम अंदाजा लगा लेंगे कि किस बिंदु से कितने प्रश्न आते हैं।
या क्या आंकड़ा बैठता है, किस बिंदु की हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए, ये सब इसके अंदर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक सारणी के माध्यम से। सिर्फ अपना व्याख्यान देने वाला मैं यहाँ नहीं हूं, यहाँ तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद आप लोगों ने ये निर्णय लेना है कि आप लोगों ने किसकी तैयारी करनी है, किस बिंदु को कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों में अंतर बताना चाहूंगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। तो जो फर्स्ट ग्रेड, सबसे पहले ये अंक विभाजन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, अंक विभाजन। तो अंक विभाजन में क्या है, ये है हमारे सामने अंक विभाजन। अंक विभाजन, अब ये हम देख रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक, किसका है ये, वरिष्ठ अध्यापक का। किसका अंक विभाजन है, ये है वरिष्ठ अध्यापक का। अब वरिष्ठ अध्यापक का आप देख रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, कुल अंक हिंदी कितने की आएगी, 300 अंक की। कितने अंक की आएगी, 300 अंक की हिंदी आएगी, कुल 300 अंक की, जिसमें से व्याकरण और 9 से 12 की किताबें, व्याकरण और 9 से 12 की किताबें, व्याकरण और 9 से 12 की किताबें। आपको बता देना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में 9 से 12 की किताबें आएंगी। कितनी आएंगी, 9 से 12, 9 से 12 की किताबें लगेंगी। और वो कितनी लगेंगी, ये देख सकते हैं कितने अंक की, 180 अंक की, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 180 अंक। उसके बाद जो है स्नातक स्तरीय जो काव्य शास्त्र है या स्नातक स्तरीय जो पाठ्यक्रम है, उसमें से क्या रहेगा, उसमें क्या रहता है, संपूर्ण काव्य शास्त्र और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, या संपूर्ण काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये है, इनमें से कितना होगा, संपूर्ण काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कितने अंक का रहेगा। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो संपूर्ण काव्य शास्त्र है, संपूर्ण जो काव्य शास्त्र है वह रहेगा लगभग 20 अंक का। कहने से तात्पर्य यह है कि इसके आएंगे 90 प्रश्न, इसके आएंगे 10 प्रश्न। कुल प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल अंक होंगे 300। 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें से हिंदी के कितने होंगे, हिंदी के 130 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न जो रहेंगे वो शिक्षण विधियों का, आगे देख लेते हैं, ठीक है। जो 9 से 12 और व्याकरण के है उसमें से 90, कितने, 90 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न, 90 प्रश्न आएंगे 180 अंक के लगभग, जिसमें से 40 जो प्रश्न है वो लगभग तय है किसके, 9 से 12 की किताबों के, उससे ज्यादा भी आते हैं। उसके बाद जो 10 प्रश्न है वो आएंगे काव्य शास्त्र से। अब काव्य शास्त्र में क्या आएगा ये बता देना चाहता हूं, अलंकार आएंगे, शब्द शक्ति आएंगे, रस आएगा, काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष, ये सब। और इसके अलावा एक बिंदु और है छंद। ये सभी बिंदु है, इनसे जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे इसके बारे में आगे भी बताएंगे। ये जो है 10 प्रश्न आएंगे 20 अंक के। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके भी लगभग 10 प्रश्न आएंगे, कितने अंक के, लगभग 20 अंक के। उसके बाद हमारे पास रहता है अन्य रचनाएं। जो अन्य रचनाएं हैं इनके लगभग 20 प्रश्न आएंगे और लगभग 40 अंक के। कितने आएंगे, लगभग 20 प्रश्न आएंगे और लगभग 40 अंक के रहेंगे। तो ये कितना हो गया, 180 और 20, 200 अंक, 200 और उसके बाद 60, 260 और 40 अंक का हमारे पास आखिर में शिक्षण विधियां रह जाएंगी। इस तरह से हमारे पास 300 अंक हो जाएंगे। तो ये विभाजन रहेगा वरिष्ठ अध्यापक का, ठीक है। अब देखते हैं वरिष्ठ अध्यापक की जो अन्य रचना है वो क्या है। कबीर ग्रंथावली है, इसके कुछ अंग और पद है, ठीक है। बालकांड है, रामचरितमानस है, भ्रमर गीत सार है सूरदास का, मीराबाई की पदावली है, बिहारी रत्नाकर है, वीर सतसई है, कुरुक्षेत्र का सर्ग है, कमायनी के 2 सर्ग है, 2 या 3 सर्ग है, असाध्य वीणा पूरी कविता है, चिंतामणि के 1-2 भाग है, लहरों के राजहंस नाटक है, और ये 4 कहानियां हैं। उसने कहा था, जहां लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी और परिंदे, ये कहानियां हैं। उसके अलावा शिक्षण विधियां भी 40 अंक की आएंगी, 20 प्रश्न उसके रहेंगे। ये वरिष्ठ अध्यापक का अंक विभाजन रहेगा, किसका, वरिष्ठ अध्यापक का। और यही पाठ्यक्रम भी है वरिष्ठ अध्यापक, आप देख सकते हैं व्याकरण और 9 से 12 की किताबें। अब देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा व्याख्याता का। व्याख्याता का क्या है, व्याकरण और कक्षा 11 और 12 की किताबें। व्याख्याता में 11 और 12 की किताबें आएंगी। कक्षा 9 और 10 में, कक्षा 9 और 10 में जो कुल 4 पुस्तकें लगती हैं,
कक्षा 9 और 10 में कितनी पुस्तकें लगती हैं? कुल 4 पुस्तकें लगती है। 9 में क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, 10वीं में भी वही है, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। इस तरह से जो 4 पुस्तकें कक्षा 9 और 10 में लगती हैं वो व्याख्याता में नहीं लगेगी, व्याख्याता परीक्षा में। इसमें 11 और 12 की 11 और 12 की कितनी पुस्तकें लगेंगी ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। कक्षा 11 में क्या होती है? एक रहती है अनिवार्य हिंदी और दूसरी रहती है विशेष हिंदी। एक रहती है अनिवार्य हिंदी और एक रहती है विशेष हिंदी। अनिवार्य की भी 2 पुस्तकें होती हैं और विशेष की भी 2 पुस्तकें रहती हैं। उसी तरह कक्षा 12 में भी 2 होता है, अनिवार्य और विशेष, इन दोनों की भी 2-2 पुस्तकें रहती हैं। तो 2 और 2 4 और 4 8, कुल कितनी पुस्तकें हो गई? 8 पुस्तकें। ये कुल कितनी पुस्तकें हो गई? 8 पुस्तकें। तो ये 8 पुस्तकें हमें इसमें पढ़नी है। कक्षा 11 की कितनी पुस्तकें? 4 पुस्तकें, 2-2 पुस्तकें रहती हैं और दोनों के एक जैसे नाम रहते हैं ना। पुस्तकों के बारे में आगे बताएंगे बाद में, ये पुस्तकों से संबंधित बिंदु नहीं है। अब ये पाठ्यक्रम क्या रहेगा? व्याकरण और कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें कितनी? 110 अंक की। कितने प्रश्न रहेंगे? 55%। कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 150%। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 95 अंक दे रखा है। अपने इसको 100 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 100 मानते हैं तो 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न। और ये लगभग 8%, ठीक है, 16 अंक का। और इसको अपने 1 मिनट अपने पूरा ही कर लेते हैं ना। 55 अंक, ये 48 मान लेते हैं, इसको 96 और इसको 14 मानकर इसको 7 अंक मान लेते हैं। और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र के कितने प्रश्न आएंगे? 7 प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 14 अंक के। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न। कितने अंक के? 20। और मनोविज्ञान कितनी रहेगी? 30 प्रश्न, 60 अंक। देखिए 110 और 96 और 14, 100, 110, 110, 110, 220, 220 और 80, 300 अंक। ये कुल हो गए 300 अंक और ये हो गया कुल 150 प्रश्न। कहने से तात्पर्य है कि हिंदी के 120 प्रश्न आएंगे 240 अंक के, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे 60 अंक के, कुल 150 प्रश्न और 300 अंक। अब ये पाठ्यक्रम का विस्तार से नहीं बताया मैंने, कारण ये है कि यहाँ मैं इन दोनों में अंतर बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अधिकतर साथी यही कहना चाहते हैं कि दोनों एक जैसा है, तो मैं अंतर बताना चाहता हूँ कितना है। अब देखिए इसमें क्या है, एक अंतर तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि 9 और 12 की 4 पुस्तकें जो सेकंड ग्रेड में हमें पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट ग्रेड में वो हमें नहीं पढ़नी। एक अंतर। दूसरा अंतर, मैं अंकों का अंतर बता रहा हूं कि व्याकरण और 9 से 12 की किताबें सेकंड ग्रेड में कितने अंक की हैं? 180 अंक की। और लेक्चरशिप में कितने की है? 110 अंक की। कितना अंक का अंतर आ गया? 70 अंक का। सीधा सीधा अंतर कितना आ गया? 70 अंक का अंतर आया है। कहने से तात्पर्य यह है कि जो वरिष्ठ अध्यापक है उसमें व्याकरण और पुस्तकें बहुत अधिक महत्व रखती हैं। जो वरिष्ठ अध्यापक है उसमें व्याकरण और पुस्तकें जो है वो बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि हिंदी कितने अंक की है कुल? हिंदी कितने अंक की रहेगी? कुल रहेगी ये लगभग 260 अंक की। हिंदी कितने अंक की रहेगी? 260 अंक की, क्योंकि 40 अंक की शिक्षण विधियां होगी। 260 में से 180 अंक तो इनके ही रह गए, पीछे केवल 80 अंक बचते हैं। ठीक है, तो कहने से तात्पर्य इसमें 9 से 12 वरिष्ठ अध्यापक में 9 से 12 की किताबें व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अंतर कितना बता चुका हूं मैं? 70 अंक का। अभी और अंतर बताता हूं। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें आएगा 95 अंक का। 95 से तात्पर्य लगभग 100 अंक मान लो। जो व्याख्याता की परीक्षा है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत महत्व रहेगा। मतलब जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छा है वो लोग तो व्याख्याता की ही तैयारी करें, और जिनकी नेट सेलेक्ट वगैरह जेआरएफ वगैरह हो रखी है उन लोगों को अधिकतर व्याख्याता में ही अपना समय लगाना चाहिए। कितने? 95। और यहां व्याख्याता कितना है? हिंदी साहित्य का इतिहास कितना है? 20 अंक का। कितना अंतर हो गया?
फिर 70 अंक का, फिर 70 अंक का अंतर आ रहा है। मतलब जो बिंदु है उनमें कितना अंतर आ रहा है। अब कह दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ जी हिंदी साहित्य का इतिहास तो वरिष्ठ अध्यापक में भी है और हिंदी साहित्य का इतिहास तो व्याख्याता में भी है। अरे अंतर तो देखो ना, अगर वरिष्ठ अध्यापक वाला हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने लग जाएगा व्याख्याता की तरह, तो वो क्या करेगा? तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को उस हिसाब से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है जिस हिसाब से उसके अंक है, 20 अंक का है सिर्फ। अब देखिए आगे, फिर शिक्षण विधियां बिल्कुल अलग है। सेकंड ग्रेड में क्या है? शिक्षण विधियां है और फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान है, दोनों अलग अलग हैं। शिक्षण विधियों में मनोविज्ञान में सारे बिंदु अलग हैं, ये भी अंतर आ गया। फिर एक अंतर और बताता हूं कि वरिष्ठ अध्यापक में भारतीय काव्य शास्त्र है केवल, क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र, और उसके कितने प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र के? 20 अंक, केवल 20 अंक, 10 प्रश्न है। और जबकि व्याख्याता में जो सबसे ज्यादा रेशो रहेगा वो किसका रहेगा? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। किसका रहेगा? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। वरिष्ठ अध्यापक में एक भी प्रश्न, एक भी बिंदु पाश्चात्य काव्य शास्त्र का नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। दोनों जो भर्तियां हैं, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और व्याख्याता हिंदी, दोनों में बहुत अंतर है। तो जिसका टारगेट जो है वही टारगेट बनाकर, अब एक और बिंदु बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो एक स्थिति बनती है कि अगर परीक्षाओं में बहुत अंतर आ जाता है, दोनों की परीक्षा में बहुत अंतर आ जाता है, तो तभी आप दोनों की तैयारी करने का प्रयास करना। अन्यथा मैं जो बता रहा हूं रणनीति, उस रणनीति से तैयारी करते रहना। और आपको लगे कि व्याख्याता की भर्ती आ गई है, तो व्याख्याता वालों के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक जो सिर्फ वरिष्ठ के रहे वो आगे नहीं जा सकते। जो वरिष्ठ व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, कि जैसे उनको लगे कि व्याख्याता की भर्ती आ गई है, अच्छी भर्ती आ गई है और उनकी तैयारी अच्छी है, तो वो उस बिंदु को छोड़कर प्रॉपर पूरा का पूरा ध्यान व्याख्याता पर ही लगाएं। क्योंकि अगर दोनों की परीक्षाओं में अंतर नहीं रहा तो दोनों की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए अंतर मैंने बता ही दिया कितना अंतर है, तो कैसे बात बनेगी? ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जब तक जो व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके इच्छा तो व्याख्याता की तैयारी करने की है लेकिन वो कर किसके रहे हैं? वरिष्ठ अध्यापक की, क्योंकि व्याख्याता की भर्ती नहीं आई है, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपने क्या करना है कि जब तक व्याख्याता की भर्ती नहीं आती है तब तक 11 और 12 की पुस्तकें पढ़े। कक्षा 11 है और 12 है की पुस्तकें पढ़े, एक बात। दूसरी बात, व्याकरण के वो बिंदु चुन ले जो दोनों में एक समान है, उन बिंदुओं की अच्छे से तैयारी करें। 2 बात। तीसरी बात यह है कि काव्य शास्त्र जो है वो काव्य रीति और काव्य गुण को छोड़कर, काव्य रीति और काव्य गुण को छोड़कर सभी बिंदु दोनों में एक समान है काव्य शास्त्र के। तो काव्य शास्त्र को अच्छे से तैयार कर ले। ये सारे बिंदु जब तक आप तैयार करेंगे तब तक व्याख्याता की भर्ती आ जाएगी। ठीक है, फिर आप वापस व्याख्याता की भर्ती में लग जाइए। ठीक है, और जब आपको इससे क्या होगा कि जब आपके परीक्षाओं में अंतर लगे तब आप वापस वरिष्ठ अध्यापक की कक्षा 9 और 10 की किताबें पढ़ लेना और जो बिंदु अन्य रचनाएं बची हुई वो भी कर लेना। लेकिन अगर समय नहीं हो तो फिर आप अपनी व्याख्याता की तैयारी करते रहना, क्योंकि एक बिंदु और भी है, जो अन्य रचनाएं हैं। जैसे वरिष्ठ अध्यापक में ये अन्य रचनाएं हैं, देखिए कबीर ग्रंथावली पढ़नी पड़ेगी, कितने सारे अंग है, पूरी पुस्तक है। बालकांड, कितना बड़ा बालकांड है, भ्रमर गीत सार पूरा है। मीराबाई की पदावली है, बिहारी रत्नाकर के बहुत सारे पद हैं, वीर सतसई है, कुरुक्षेत्र, कमायनी, असाध्य वीणा, चिंतामणि, लहरों के राजहंस, पूरा नाटक, पूरी किताब है इतनी बड़ी। ये कहां पूरी करोगे? तो कहने से मेरा यही तात्पर्य है कि व्याख्याता वाले उन बिंदुओं का चयन कर ले, चाहे जीके हो और चाहे हिंदी हो, जो दोनों में समान है, और उनकी डटकर तैयारी करे। लेकिन जैसे ही व्याख्याता की भर्ती आती है उसकी ही तैयारी करे, कंफ्यूज न हो। और दोनों भर्तियों में अगर गैप नजर आए तो दोनों की कर लेना, अगर गैप नजर नहीं आए तो फिर इस प्रकार का निर्णय मत लेना। और वैसे जिनकी व्याख्याता मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जिनका अच्छा है, जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, नेट सेट जिन्होंने जेआरएफ वगैरह कर रखी है, उन लोगों को व्याख्याता की तैयारी ही करनी चाहिए, वरिष्ठ अध्यापक के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। लेकिन जब तक व्याख्याता नहीं आ जाती है तब तक मैं जिन बिंदुओं को बता रहा हूं उन बिंदुओं को तैयार करें। एक बार पुनः बता देता हूं कि व्याकरण के सबसे पहले व्याकरण आती है, व्याकरण के उन बिंदुओं को चुन लीजिए जो दोनों में है और डट कर तैयारी कीजिए कि दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर जो
11 और 12 की पुस्तकें उनको इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। काव्य शास्त्र संपूर्ण इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि फिर से आपको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, और तब तक आप कोई न कोई किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने के लायक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है उसमें किस बिंदु की कितनी तैयारी की जाए। वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है उसमें किस बिंदु से कितनी तैयारी की जाए वो भी बताता हूं मैं आपको।